Hello students, welcome back to my YouTube channel with another video of क्लास 10 चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो आज हम क्लास 10 का सेशन शुरू करने वाले हैं जिसमें मैं ज्योग्राफी के पहले चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट को पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आशा करता हूँ आप सब इस वीडियो को पसंद करेंगे और अंत तक बिना स्किप करे देखेंगे क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। मैं इसमें लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन के साथ साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मार्क कराते जाऊँगा जिससे आपको इसे पढ़ने में और समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे कि हमारे चैप्टर का जो नाम है वो है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो रिसोर्स यानी कि होता है हमारा संसाधन, हिंदी में कह सकते हैं। ठीक है, संसाधन। तो अभी संसाधन जो है ना, ये वो चीज़ें जो हमारी हर ज़रूरतों की चीज़ों को पूरा करे। तो जब हमारे पास अच्छे संसाधन होते हैं ना, तो इंसान इजीली क्या कर सकता है, डेवलपमेंट, दैट मीन प्रगति कर सकता है ना। आप तो जानते होंगे प्रगति। तो ये दोनों चीज़ें इंसान कर सकता है। ठीक है, तो बोल रहा है हर वो चीज़ जो इन्वायरमेंट में हमारे आसपास मौजूद है और हमारी हर नीड को सेटिस्फाई करता है, फिर वो उसे हम टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल भी कर सकते हैं या इकोनॉमिकली फिजिबल भी है, कल्चरली एक्सेप्टेबल भी है। इन सारी चीज़ों को हम लोग कहते हैं रिसोर्स। यानी हर वो चीज़ जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करे और साथ ही साथ हम उसको इजीली पा भी सके या खुद भी बना सकें, ऐसी चीज़ों को कहते हैं रिसोर्सेस। आया समझ में आपको? आगे देखिए क्या बोल रहा है कि ये जो प्रोसेस है ना, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरैक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। तो हम कुछ भी चीज़ को जो बदलाव करें या अपने ज़रूरत के हिसाब से हम जो कोई भी चीज़ को बदल रहे हैं ना, इस चीज़ में प्रगति के साथ साथ टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन दोनों की ज़रूरत है। जैसे कि आपको ये बात पता है कि हम इंसान ना अपनी ज़रूरतों के हिसाब से चीज़ों को बदलते हैं। दैट मीन नेचर ने हर जगह कुछ ना कुछ रिसोर्सेज दिए। मान लीजिए कि हमारे पास स्टोन है, ठीक है, हर जगह आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप उस स्टोन का यूज़ करके डैम तब तक नहीं बनाएंगे जब तक आपको उसका नीड नहीं होगा। तो हर रिसोर्सेज अपनी नीड के हिसाब से ह्यूमन ट्रांसफॉर्म करता है और जिसके वजह से उससे होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो हम सब रिसोर्सेज को डिफरेंट वेज में क्लासीफाई कर सकते हैं, जिनमें से सबसे पहला वे है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर हम संसाधनों को दो भाग में पढ़ सकते हैं। एक है बायोटिक और दूसरा है एबायोटिक, यानी जीवित और निर्जीव वस्तु। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी कि किसको तैयार होने में कितना ज़्यादा समय और या फिर बोल सकते हैं कितना कम समय लगता है। तो एक आता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल। तीसरे को बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी कि उसका मालिकाना हक किस पे है, इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल। और आखिर में आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि कितनी ज़्यादा उसकी प्रगति हुई है, जिसमें सबसे पहला आता है पोटेंशियल, डेवलप, स्टॉक और तीसरा है रिजर्व रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ रिसोर्सेज जिसे हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं और इस चार्ट के द्वारा आप इसे देख भी सकते हैं कि रिसोर्सेज के अंदर में पहले दो पार्ट नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्स आते हैं। ठीक है, नेचुरल के अंदर में है रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, फिर आता है उसमें अलग अलग सेक्शन है, रिसाइकलेबल, नॉन रिसाइकलेबल, बायोलॉजिकल। ठीक है, तो आगे देखिए, इसमें हम लोग अभी हर एक सेक्शन को बहुत ही डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए टाइप ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, जैसे मैंने बताया दो है, एक बायोटिक एंड एबायोटिक। तो बायोटिक क्या है, ये वो रिसोर्स है जो कि बायोस्फीयर से ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आती हैं जिनमें लाइफ पॉसिबल। सो दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मतलब आपको पता है, आपने पहले भी पढ़ा है, जहाँ पर लैंड, वाटर और एयर कॉम्बाइन हो जाए, ऐसा इलाका लिविंग के लिए सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। इस इलाके को बोलते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, ऐसे प्लेसेस को बोलते हैं बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर वाला जो इलाका है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। एबायोटिक रिसोर्सेज क्या है, वो रिसोर्सेज जो कि नॉन लिविंग बीइंग से कंपोज्ड होते हैं, इसे कहते हैं एबायोटिक। जैसे कि रॉक हो गया और मेटल्स हो गए, ये सब क्या है,
एबायोटिक रिसोर्सेज, ठीक है, इनमें जीवन या प्राण नहीं होते। तो ये है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। दूसरा आता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। जैसे मैंने एग्जॉस्टिबिलिटी बताया, जिनमें मतलब जिसको तैयार होने में या नष्ट होने में कितना ज़्यादा या कम समय लगता है, ये है। तो पहला आता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरा आता है नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो हैं जिसको तैयार होने में बहुत ही कम समय लगता है, मीन्स या ये कह सकते हैं आपने इस्तेमाल किया, ये ख़त्म हुआ और ये पलक झपकते दोबारा तैयार हो गया, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ठीक है। ये चक्र कभी भी रुकने वाला नहीं है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आप कभी भी इसके लैकनेस को फील नहीं करेंगे। दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये वो रिसोर्सेज हैं अगर आपने इन्हें एक बार इस्तेमाल किया और ये अगर ख़त्म हो गए तो इनको दोबारा से तैयार होने में लगभग मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप कह सकते हैं फॉसिल फ्यूल्स हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम, आज हर जगह यही कहा जा रहा है कि आप कंजर्वेशन कीजिए, आप एक राइट वे में इसका यूज़ कीजिए। तो ऐसा कहने का एक ही कारण है कि ये ख़त्म होते जा रहा है और इसके ख़त्म होने से बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। देखिए फिर आगे बोल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो ओनरशिप क्या बोल रहा है, जैसे मैंने बताया ओनरशिप यानी उसके ऊपर अधिकार या राइट किसका है, ठीक है, वो प्रॉपर्टी किसे बिलोंग करती है। सो ओनरशिप के बेसिस में रिसोर्सेज को हम लोग डिफरेंट पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं, जिनमें से सबसे पहला है इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज का मतलब जिसके ऊपर किसी का पर्सनल राइट हो, है ना। सो दीज आर ऑल्सो ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल, यानी किसी एक पर्सन की वो संपत्ति हो या बहुत सारे फार्मर्स ने एक साथ मिलके उसे चलाया है या ख़रीदा हो, या गवर्नमेंट उसके ऊपर अपना ये कर रहा है, मतलब लोगों को उसने दे दिया कि आप इसमें कंजम्पशन कीजिए, आप इसमें खेती बाड़ी कीजिए। ऐसे रिसोर्सेज को इंडिविजुअल रिसोर्सेज कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा गांव या शहर में जो जिन लोगों की अपनी खुद की ज़मीन होती है, खुद के घर होते हैं, ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, अपनी इन ज़मीनों में प्लांटेशन करते हैं या पैस्चर लैंड यानी जानवरों को चराने ले जाते हैं, या पोखर बना लेते हैं, पॉन्ड बना लेते हैं जिसमें मछलियों का उत्पादन होता है। तो ऐसी चीज़ों के ऊपर किसी और का कोई अधिकार नहीं होता, बल्कि वो उसका पर्सनल प्रॉपर्टी है। तो दैट पर्सनल वन इज कॉल्ड द इंडिविजुअल रिसोर्सेज। क्लियर है। नेक्स्ट थिंग इज द कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। तो कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज से क्या समझते हैं, ऐसा लैंड या ऐसा रिसोर्सेज जिसे एक साथ बहुत सारे लोगों ने मिल के खरीदा हो, यानी जिसमें किसी एक का पर्सनल कोई भी राइट ना हो, ठीक है, इसको बोलेंगे कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। सो देयर आर रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। अब मान लीजिए आपके घर के आसपास एक कोई भी मैदान है जिसमें डेली लोग अपने गाय या बकरी को ले जाते हैं और वहीं उन्हें चरने के लिए छोड़ देते हैं, या जो शमशान हो गया जहाँ पर लोग दूसरों के, ठीक है, तो इन सारे इलाकों में ये सब क्या कॉमन है, ठीक है। इसमें आप भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें दूसरा भी यूज़ कर सकता है। इसमें कोई श्योरिटी नहीं है कि उसको ही यूज़ करने मिलेगा और दूसरे को नहीं मिलेगा। ऐसी चीज़ें इन जगहों में नहीं होती, जिसे कहते हैं कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। एज फॉर एग्जांपल पब्लिक पार्क्स, ठीक है, पिकनिक स्पॉट, प्लेग्राउंड, ये सारी चीज़ें क्या हैं, कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज में है, यानी हर एक पर्सन उस कम्युनिटी का उसे यूज़ या एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट थिंग इज़ द नेशनल रिसोर्सेज, यानी वो रिसोर्सेज जिसमें किसी देश का मालिकाना हक हो, उसे हम कहते हैं नेशनल रिसोर्सेज। लाइक टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। एक हिसाब से कहा जाए कि किसी भी देश में जो भी चीज़ें मिल रही है वो उस देश का नेचुरल रिसोर्सेज में है ना। सो हमारे पास ये लीगल पावर है कि उन पे हम अपना प्राइवेट टैग लगा दें कि ये हमारी चीज़ें। अब मान लीजिए कि गंगाटिक डॉल्फिन सिर्फ इंडिया में मिलती है, तो अभी कोई भी बाहर से आके फिशिंग करना चाहे तो वो कर सकता है, दैट मीन वो कोई भी मछली पकड़ सकता है। लेकिन जो इस देश का मेनली या पर्टिकुलर बोल सकते हैं इसी का ओरिजिन है या इसका इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो उसको यहाँ से नहीं ले जा सकता विदाउट आवर परमिशन। क्यों? क्योंकि वो हमारा नेशनल रिसोर्सेस है, ठीक है। सो यू माइट हैव सीन रोड्स, देखा होगा आपने, कैनल्स, रेलवेज़, ये हर जगह कहीं भी बनते रहता है, ठीक है। तो किसी के खेत में से आप जब भी रेलवे से ट्रैवल करते होंगे देखेंगे किसी आस बगल में खेत है और बीच से रेलवे लाइन चला गया। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ये संपत्ति उन लोगों की तो है, लेकिन ये देश या ये जो धरती है,
ठीक है, हमारा वाला जो पार्ट है ये इंडिया का है। तो इंडिया इसमें अपना कुछ भी इम्प्लीमेंट करे, इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसे कहते हैं नेशनल रिसोर्सेज। तो यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि आपके टिक मार्क में आ सकता है कि इंडिया का कोस्ट लाइन, मतलब बोल सकते हैं कि समुद्र में इंडिया का कितना पार्ट है। तो ये है 12 नॉटिकल माइल्स, यानी 22.2 किलोमीटर, जो हमारा कोस्ट लाइन से समुंदर तक का इलाका है। यानी अभी आपने अगर इंडिया का मैप देखा होगा तो उसमें जो साउदर्न बाउंड्री है नीचे श्रीलंका जहाँ पे है, तो आप ये तो नहीं कर सकते ना कि आप पूरा इक्वेटर तक जाके अपने शिप्स को लेकर जाए और वहाँ पर नेवी का काम करेगा कि नेवी पूरा वहाँ तक जाके देखेगा, नहीं। तो इंडिया अपने कोस्ट से लगभग 22.2 किलोमीटर तक की दूरी तक ही कवर कर सकता है, इससे ज़्यादा उसका एरिया नहीं है। यानी इस दूरी से जाने वाले हर एक शिप से जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा, यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, वो सारा फ़ायदा भारत को ही होगा। नेक्स्ट जो रिसोर्सेज है उसे कहते हैं हम इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज वो हैं जो कि हमारे देश के साथ साथ दूसरे लोग भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, लाइक द ओशनिक रिसोर्सेज। ठीक है, तो बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द कोस्ट लाइन हमारा कंट्री जो है वो ओपन ओशन में चला जाता है, यानी वो ओशन किसी भी कंट्री को बिलोंग नहीं करता है। अब कोई भी देश उस ओशन का इस्तेमाल कर सकता है, यानी हमारा जो पृथ्वी है वो इक्वेटर से बटा हुआ है। तो इक्वेटर के ऊपर साइड में आता है हमारा इंडिया। तो अभी इंडिया अपने 22.2 नॉटिकल किलोमीटर से या 12 नॉटिकल माइल से आगे चला जाएगा, तो फिर इंडिया का वो लैंडमास नहीं है। और नीचे में अगर ऑस्ट्रेलिया है तो ऊपर का उसका इलाका छोड़ के जितना भी ओशन लेफ्ट है वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज है, यानी हर एक कंट्री चाहे तो उस जगह से वो एक्सेस करके अपने शिप को ट्रेड के लिए ले जा सकता है। यानी उसमें किसी का पर्सनल अधिकार नहीं है, बल्कि हर देश को उसको फ्रीली वहाँ से मूव करने देना पड़ेगा। ठीक है, यह है इंटरनेशनल रिसोर्स। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि प्रगति के आधार पर हम लोग रिसोर्सेज को अलग वेज में फिर से क्लासीफाई कर सकते हैं, जिनमें से सबसे पहला है पोटेंशियल रिसोर्सेज। अभी पोटेंशियल तो आपको पता ही है। तो रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन ए रीजन, यानी ऐसे रिसोर्सेज जो किसी एक निश्चित इलाके में मिलते तो हैं लेकिन हम उसके इस्तेमाल को नहीं जानते। जैसे कि आपको पता होगा कि अभी लेह लद्दाख में आपका यूरेनियम मिला है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल हम लोग थर्मल पावर एनर्जी के लिए कर सकते हैं। लेकिन उस इलाके के लोगों को इस चीज़ के बारे में पहले से पता नहीं था। दैट मीन ये वहाँ के लिए एक पोटेंशियल रिसोर्स है। जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल लिया है कि वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द इंडिया, पर्टिकुलर राजस्थान और गुजरात, यहाँ पर विंड और सोलर एनर्जी की भरमार है, लेकिन इससे पहले लोगों को इन जगहों के बारे में पता नहीं था, या इस एनर्जी को कैसे यूज़ किया जाए ये पता नहीं था। दैट्स वाई वो वहाँ के लिए पोटेंशियल रिसोर्स। ठीक है, और जब इन्हीं रिसोर्सेज को जब उन्होंने समझ लिया और इसका इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए करने लगे, तब ये बन गया उनका डेवलप रिसोर्सेज, यानी उन्होंने उसकी नीड को समझ के अपने फ़ायदे के लिए उसका इस्तेमाल कर लिया। क्लियर है? अच्छा, आगे देखिए, बोल रहा है स्टॉक किसे कहते हैं। अब आप तो ये जानते होंगे, जैसे आपने सुना होगा कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगी, तो हम पहले से क्या करते हैं उसको बचा के रख लेते हैं कि इन फ्यूचर अगर कभी भी उसका लैकनेस फील हो तो हम उसे वहाँ से निकाल के दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे मटेरियल होते हैं इन द इन्वायरमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स, बट ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दिस आर कॉल्ड द स्टॉक। तो ऐसी चीज़ें जो प्रकृति में मौजूद है और इंसान उसका इस्तेमाल करना ही नहीं जानता है। ठीक है, जैसे पानी जो है, वाटर, ये दो चीज़ों के मिश्रण से बना है। पहला है हाइड्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन जो है वो अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन हमारे पास ये टेक्निकल या टेक्नोलॉजी ही नहीं है जिसकी वजह से हम लोग उस हाइड्रोजन यानी H2O का इस्तेमाल कर सके किसी भी चीज़ में। इसीलिए ये क्या है, एक स्टॉक है, यानी हमारे पास है लेकिन हम अभी भी उसके नीड को या उसके चीज़ को यूटिलाइज नहीं कर पाए। ओके, लास्ट थिंग इज कॉल्ड द रिजर्व। ठीक है, रिजर्व जैसे हम बचा के रखते हैं ना, तो रिजर्व क्या है, स्टॉक।
ठीक है, देखिए वहाँ स्टॉक हमने पढ़ा और स्टॉक यहाँ ज़रूरत, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, दोनों को ध्यान से समझिएगा। स्टॉक क्या बताया मैंने, ऐसी चीज़ें जो हमारे पास मौजूद है लेकिन हमारे पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम उसे इस्तेमाल में ला सकें। लेकिन रिज़र्व क्या है, रिज़र्व मतलब ऐसी चीज़ें जो स्टॉक में हमारे पास है, ठीक है, मतलब हम उसका यूज़ इन फ्यूचर कर सकते हैं, फिलहाल हम नहीं जानते। जैसे कि रिवर वाटर कैन बी यूज्ड फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। आपको पता है कि हम लोग पानी की वजह से या पानी की मदद से बिजली का उत्पादन कर सकते हैं प्रेजेंटली, लेकिन ये तो एक लिमिटेड एक्सटेंट तक ही आप समझ पाए ना, आपको पता है कि एक हद तक ही कर सकते हैं। जब तक हमने क्या किया, डैम बनाया, फॉरेस्ट, ये सब क्या हो रहा है, इन फ्यूचर हम लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल क्या है, ये हमारे पास एक स्टॉक यानी बचाव के रूप में है, हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन एक लिमिटेड वे में। इसे हम कहेंगे रिजर्व। क्लियर? ये अभी बोल रहा है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने बताया कि डेवलपमेंट क्या, प्रगति, तो अभी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन यानी रिसोर्सेज है। हमने क्या किया है, अपनी नीड के हिसाब से हर एक चीज़ को मौजूद कर लिया है कि हाँ मैं इसका इस्तेमाल इतने हद तक करूँगा, उतना करूँगा कि ये बर्बाद ना हो, इन फ्यूचर भी यूज़ कर सकते हैं। हमने हर तरह की चीज़ें को अपने लाइफ में अडॉप्ट किया है। लेकिन ये जो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है ना, इसको चलाने के लिए हमें बहुत सारी प्लानिंग की ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता है बिना प्लानिंग के कोई भी चीज़ अच्छे से पूरी नहीं होती, ठीक है। तो रिसोर्स क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए और एक क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन करने के लिए, ठीक है। आज अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में रिसोर्सेज नहीं है तो आपका लाइफ एक एप्रोप्रिएट या वेल प्रिजर्व लाइफ आपका नहीं है। एज ए रिजल्ट क्या हो रहा है, ह्यूमन बींग क्या कर रहा है, इनडिस्क्रिमिनेटली इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहा है। मतलब जिसके पास नहीं है वो तो नहीं कर पा रहा है, लेकिन जिसके पास है वो उसका वेस्टेज कर रहा है। इसीलिए डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज को करने से पहले हमें चीज़ों का ध्यान में रख के ही करना चाहिए। जैसे सबसे पहला जो चीज़ है वो है डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ ए फ्यू इंडिविजुअल, यानी कुछ लोगों के, ठीक है, जो लालची लोग हैं, कुछ लोग, उनकी सिर्फ ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इनडिस्क्रिमिनेटली इस पूरे रिसोर्सेज को बर्बाद कर दे रहे हैं। यानी अगर वो एक गाड़ी से डेली ऑफिस जाए या कहीं आया जाए तो ये काफ़ी है, मगर वो एक की जगह 10 गाड़ियों में बार बार पेट्रोल डाल के उसको वेस्ट करे, तो ये एक हिसाब से इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ हुआ। यानी एक व्यक्ति जो उसको एक्सेस कर सकता था मगर वो किसी और की वजह से उसको एक्सेस नहीं कर सकता। दूसरा है एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड, यानी हमने क्या कर दिया है, सोसाइटी को अलग अलग सेगमेंट में दे दिया, ठीक है। हैव्स एंड हैव नॉट्स और रिच एंड पुअर, बोल सकते हैं अमीर या गरीब, यानी अमीर जो रिच है वो ज़्यादा एक्सेस कर सकता है उन रिसोर्सेज को, और जो पुअर है वो रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो हमने ये क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। अभी हम जो रिसोर्सेज को जो एक गलत वे में यूज़ कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, सिर्फ हमारे देश या हमारे लोगों के बीच में नहीं बल्कि पूरे अर्थ को, या बोल सकते हो ग्लोबली इसमें इफेक्ट पड़ रहा है, जिसका सबसे इम्पॉर्टेंट कारण आप सब जानते हैं वो है ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर का डिप्लेशन यानी बर्बाद होना, और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। ये सारी चीज़ों का कारण एक ही है, वो है डेवलपमेंट करने के नाम पे रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल करना। इसीलिए हमें क्या करने की ज़रूरत है, रिसोर्स प्लानिंग इज़ एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, यानी हर प्रकार का जीवन, चाहे वो एटमॉस्फेयर हो, लिथोस्फेयर हो, हाइड्रोस्फीयर, जो बायोस्फीयर, जितना कुछ है, अगर वो सबको एक साथ मिला के चलना है तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना ही पड़ेगा। सो दिस इज़ अगेन 1 मार्क्स क्वेश्चन फॉर यू। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देखिए आपने 9 तक पढ़ा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यहाँ एक अलग या न्यू वर्ड जुड़ गया इसमें, वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आर्थिक उन्नति। तो अगर हम चीज़ों का सही इस्तेमाल करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारे ज़िंदगी में उसका जो नीड है, ठीक है, उसको हम एप्रोप्रिएट वे में यूज़ कर सकते हैं, प्लस वो हमें कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से भी मदद करेगा, और इससे क्या होगा, हम लोग इन्वायरमेंट को डैमेज करने से भी बच जाएंगे, ठीक है। और आज का अगर हम प्रेजेंट बढ़िया करके रखें तो कल का फ्यूचर भी हमारा सिक्योर रहेगा। और इसी बेसिस में एजेंडा 21 को इंट्रोड्यूस किया गया। ये आपका 3 मार्क्स क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एजेंडा 21 क्या है, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में है, यहाँ पर अर्थ समिट हुआ था 1992 के समय में। इस समय 100 से भी ज़्यादा हेड्स ऑफ द स्टेट्स ने
ब्राज़ील में आकर इस समिट को अटेंड किया और इसका मेन प्रोस्पेक्टिव जो था कि ग्लोबल लीडर्स को एक जगह किया जाए और उनसे डिस्कस किया जाए कि ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को किस तरह बचाया जाए। और इसे लगभग 100 देशों ने एक्सेप्ट किया और एक नाम दिया एजेंडा 21, ठीक है, जो कि ग्लोबली सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अप्रोच करेगा, ठीक है। इससे UNCED यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट ने इसे ऑर्गेनाइज किया था और इसका गोल था अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। और ये एजेंडा क्या करेगा, इन्वायरमेंटल डैमेज से फाइट करेगा, पॉवर्टी यानी गरीबी से फाइट करेगा, डिजीज थ्रू ग्लोबल कॉपरेशन कॉमन इंटरेस्ट, हर एक चीज़ में मिलजुल के काम करेगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दे दूं, मान लीजिए कि कोरोना फैला, ठीक है, हर एक देश में कोरोना फैला, लेकिन मान लीजिए पहले रशिया ने वैक्सीन बना लिया, अब वो क्या करेगा, उस वैक्सीन को अलग अलग देशों में, मान लीजिए कि इंडिया में उसने दे दिया, तो उसने क्या किया, ग्लोबली इंडिया की मदद की। तो ये जो उसने मदद किया ना हमारा, ये किसके अंडर आता है, एजेंडा 21 के अंदर में आता है कि विश्व को बचा के रखना है हमें ग्लोबली, चाहे वो क्लाइमेटिक चेंज हो, चाहे वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हो, चाहे कुछ भी हो, कैसे भी डिजीज़ हो, हमें हर वक्त मिलजुल के ही काम करना है। समझ में आया आपको? सो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा इसका सेकेंड पार्ट, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रिसोर्स प्लानिंग को और इस पार्ट को टोटल उसी में डिस्कस करेंगे। लेकिन आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट दीजिए कि आपको ये चैप्टर समझ में आया या नहीं आया, फिर मैं इसका सेकेंड पार्ट अपलोड करूँगा। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।